देखिए, सबसे पहले तो बात उठती है कि सर मैथमेटिक्स में हम कौन सा बुक लेके आ लें। वैसे कि अगर हम आपके यहाँ पे प्रैक्टिस जो करवाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है कि आप बुक तो चाहे कोई भी ले लीजिए, क्योंकि मैथ्स है यहाँ पे। मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा कोई नहीं होता कि आप कोई विशेष बुक ही लोगे तभी आपकी तैयारी होगी। हाँ, यदि आप सभी के पास एक जैसा बुक रहे तो आप लोगों को पढ़ने में वो चीज़ें आसानी होती हैं, है ना। और क्योंकि अगर आप शुरुआती तौर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं आप, तो बिगिनर्स होने की वजह से आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जहाँ पे क्वेश्चंस को क्लासिफाइड या फिर वर्गीकृत करके प्रश्नों को दिया गया है। अब वर्गीकृत मतलब क्या हो गया, कई पुस्तक अगर आप लेते हो तो वहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसा दिया रहता है। वो इसलिए देता है कि जो विद्यार्थी पहली बार गणित में जा रहे हैं उनको वो चीज़ें बनाने में आसान हो जाए, है ना, सॉल्व करने में आसान हो। क्योंकि अगर एक जैसा प्रश्न अगर आपके पास रहेगा, उसका एक कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो उसको बनाने में आसानी हो जाती है हमें, है ना। सिर्फ इसलिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देता है। तो यदि आप चाहो तो आप पुस्तक के नाम पर जैसे कि SD यादव आप ले सकते हो। ठीक, SD यादव ले लीजिएगा। मैं फिलहाल SD यादव से आपसे करवा रहा हूँ। और भी कुछ क्वेश्चन है, हालांकि मैं और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक से लूंगा, लेकिन आप SD यादव ले लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज तो क्योंकि डे फर्स्ट है, इस वजह से पूरा कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं पूरा वर्क करूंगा। फिर कल से जो हमारे पास जो प्रश्न रहेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मेरे साथ बात करेंगे, जो कल से जो हमारे पास प्रश्न रहेंगे उस प्रश्नों को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ही लेकर के आऊंगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट को लेकर के, देखिए पहला चैप्टर हमारे पास आता है संख्या पद्धति। हिंदी में आप उसे संख्या पद्धति कहोगे और अंग्रेजी की अगर आप उसे तो नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति की यहाँ पे बात चल रही है, संख्या पद्धति, या फिर आप इसे अगर अंग्रेजी के विद्यार्थी हो आप तो आप इसे बोलोगे नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है। बेसिक्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे संख्याओं को जानना होगा। कुछ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं वहाँ पे कोई इशू होते नहीं है, जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स या फिर अदर्स हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानियां जरूर होती है। लेकिन आपकी आवश्यकता क्या रहेगी, आवश्यकता आपकी ये रहेगी कि आप डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज बन जाएगा। हाँ, मैथ्स वाले स्टूडेंट के पास प्रियोर नॉलेज होता है, पहले से जानकारी होती है, लेकिन जब तक वो भी प्रैक्टिस ना करे तो उनकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ सकती, यह हकीकत है। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहेंगे क्योंकि नॉलेज रहेगा उनके पास, लेकिन प्रैक्टिस के बिना वो भी पीछे है, ये चीज हकीकत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात आती है कि संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या है या फिर नंबर सिस्टम क्या है। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ मैं टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। साउंड नहीं आ रहा सर? नहीं, यहाँ तो स्टार्ट है, आप साउंड देखिएगा बस, स्टार्ट है यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि इंटीजर क्या होता है। देखिए आपने जब शुरुआत, जब स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा इस तरीके का, जब आपको पढ़ाया जाता होगा तो मैथ्स वाले टीचर ऐसा कुछ बनाते थे, ऐसा लाइन बना देते थे, याद है। और यहाँ पे वो रखते थे 0, फिर यहाँ रखेंगे वो 1, 2, 3, और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। अंग्रेजी में इस अनंत को आप इस तरीके से नोटिफिकेशन करोगे, सिंबल दोगे, और ये है इन्फिनिटी। अंग्रेजी में से इन्फिनिटी कहा जाता है, हिंदी में आप इसे अनंत कहते हो। और ऐसा बताया गया होगा शिक्षक के द्वारा, यहाँ पे -1 या ऋणात्मक 1, ये -2, ये -3 या ऋण 3, और ये भी जाएगा अनंत तक लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, ऋणात्मक। जब आपको शिक्षक ने स्कूल टाइम में ये बना करके दिए होंगे तो यहाँ पर उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किए होंगे, कुछ बातों को बताए होंगे। जैसे कि जब उन्होंने बताया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, आपकी धन पूर्णांक। अब मैं कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब इसी एक लाइन मैंने बनाया हो, इसको नंबर लाइन हम कहेंगे। ठीक है, नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में या फिर इस संख्या की जो हमने रेखा खींची है, इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है वो है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, इसी को ही अंग्रेजी में आप कहोगे धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या कहोगे आप इसे, पॉजिटिव इंटीजर। अंग्रेजी में अगर आप विद्यार्थी हो तो मैं प्लस साइन लगा लिया और यहाँ पे रख दिया इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब धन पूर्णांक क्या है, जब हम धन पूर्णांक की बात करते हैं तो आप इस नंबर लाइन को देखिए।
नंबर लाइन में यहाँ पे ये 0 है, 0 के बाद ये जितने भी आपके पास दिखाई दे रही है यहाँ से इस रेखाओं की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 कहाँ तक, अनगिनत तक जो आप जा रहे हो, अनगिनत तक जो आप जा रहे हो इसे हम कहेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा का पूरा क्या दिखाएगा आपके पास, धन पूर्णांक। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। याद रखिएगा जो यहाँ पे 0 है या फिर यहाँ पे जो 0 है इसका कोई भी साइन नहीं होता, ना तो ये प्लस में होता है ना तो ये माइनस में होता है, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए जब हम धन पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार बात बता दीजिए मुझे। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी साउंड और वीडियो मीन्स ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट, ये बता दीजिएगा, फास्ट रिप्लाई कर दीजिए। चलिए तो कहां पर हम थे, धन पूर्णांक में थे, जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। शुरुआत हमने कहां से की है, 1 2 3, कहां तक हम जा रहे हैं, इन्फिनिटी। अंग्रेजी में इन्फिनिटी और हिंदी में क्या बोलोगे, अनंत। तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें हम तो क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो यह आ जाएगा आपके पास 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास क्या आ सकता है, यहाँ देखते हैं इसी नंबर लाइन में। अब जब आपने धन पूर्णांक लिया है तो इसी 0 के बाद आपके पास कुछ और नंबर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कुछ और नंबर्स। वो नंबर्स आप देखिए क्या दिखाई दे रहा, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है। तो जब 1 से लेकर के अनंत तक जब हम गए तो हमने इसे धन पूर्णांक बोला। तो जब ऋण 1 से लेकर के ऋण अनंत तक जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ऋण पूर्णांक बोल सकते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ऋण पूर्णांक आ जाएगा। सर आप लोकेश्वर सर को कॉल करके डायरेक्ट पूछिए साउंड आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, कॉल करिए उन्हें, क्योंकि देखिए यहाँ पे है 2 स्टूडेंट है यहाँ पे, है ना। डैट डैट कॉल करिए उनको, ठीक। चलिए अब हम बात चलते हैं ऋण पूर्णांक की। देखो जो चीज मैथमेटिक्स में कोई परिभाषा मैं आपको नहीं दूंगा कि आप परिभाषा लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक दिवसीय परीक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे आप आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले प्रारंभिक परीक्षा की बात करिए या फिर आप व्यापम की परीक्षा की बात करिए या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की आप बात करिए। तो यहाँ पे आपको परिभाषा सिर्फ समझना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां लिखने की आवश्यकता होगी वहां मैं बताऊंगा। अब हम चलते हैं ऋण पूर्णांक में। ये ऋण पूर्णांक क्या होता है, ये तो आपने समझ ही गए कि ऋण पूर्णांक, या फिर इंग्लिश में अगर आप इसे कहना चाहोगे तो क्या कहोगे, नेगेटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक, ठीक। अब इस ऋण पूर्णांक को हम कैसे दर्शाएंगे, एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। इतना क्लियर हो गया, या फिर ऋण अनंत तक हम जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा वीडियो है और साउंड क्लियर है कि नहीं। अब यहीं पर ही बात आती है आपके पास, देखिए अगर हम 0 से ले ले तो क्या होगा, है ना। तृतीय बिंदु आती है कि सर यदि मैं इसे 0 से ले लूं तो क्या होता है। 0 से यहां समझिएगा, 0 से अगर लेता हूं तो हम इसे बोलेंगे, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में होल नंबर बोलेंगे, और हिंदी में हम इसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में आप इसे कहोगे होल नंबर। कहां से लोगे, 0 से। 0 से कहां तक जा रहे हो आप, 1 2 3 4 अनंत तक का। तो आपके पास एग्जांपल आ गया 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आप कहां तक चले गए, इन्फिनिटी तक, अनंत तक का। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, होल नंबर। देखिए ये चीजें जो मैं आपको परिभाषित कर रहा हूँ संख्यात्मक तौर पर आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि जो हमारे पास प्रश्न आएंगे जब वहां पे दिए रहेगा कि किसी पूर्णांक या किसी पूर्ण संख्या का, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि पूर्ण संख्या बोल रहा मतलब कि किसकी बात कर रहा है, किसी ऋण ऋण पूर्णांक का आपको ज्ञात करने कुछ बोल देगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, इसलिए कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या है। अब यहीं पर ही अब आपके पास कुछ ऐसी संख्याएं होगी, इसी नंबर लाइन में अगर मैं देखूं तो यहाँ देखिए जैसे ये 2 है,
ठीक है, 3 को अगर मैं छोड़ूंगा तो यहाँ 4 आएगा कि नहीं, बताइए आप। ठीक, 4 के बाद 5 को छोड़ा जाएगा तो 6 आएगा कि नहीं। तो क्या ये वो सारी संख्याएं हैं जो 2 से भाग सकती है ना। जैसे कि अगर आप भाग देना चाहोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम तो 2। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग चली जाए, 2 से जिसको आप क्या दे सकते हो, भाग दे सकते हो, वो क्या कहलाएगा, सम संख्याएं। वो क्या कहलाएगा, सम संख्याएं। तो यहां पर आ जाएगा एक और कॉन्सेप्ट आपके पास, सम संख्याएं। सम संख्या, तो सम संख्या क्या हो गई, जो 2 से भाग जाए, जिसे आप 2 से क्या दे सकते हो, भाग दे सकते हो, या 2 से भागित आप उसे सम संख्या कहोगे। उदाहरण के तौर पर आप क्या लिख सकते हो, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब कि सीधा सीधा 2 का जहां पे पहाड़ा आ जाएगा। अब ऐसी भी संख्याएं होंगी जो 2 से भाग नहीं जाएगी, जो 2 से भाग नहीं जाएगी। तो जो संख्याएं 2 से भाग नहीं जाएगी, मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। जो 2 से भाग नहीं जाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। क्या कहा जाएगा उसे, विषम संख्या। तो विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जा रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो 2 से भाग नहीं जाएगी। जो 2 से भाग नहीं जाएगी तो क्या हो सकता है भाई, यहां देखो क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास। 5 के बाद क्या ले सकते हैं, 6। 1 भी आएगा, 1 को आप भाग तो नहीं दे सकते 2 से, तो आप क्या क्या ले सकते हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, इत्यादि, 5, 7 इत्यादि। तो ये सब की सब संख्याएं कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ठीक। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पे कुछ हमारे पास नंबर्स, अब आप देखोगे तो इसी नंबर लाइन में अगर हम देखते हैं तो 0 से लेकर के हम इधर गए पॉजिटिव नंबर, यहाँ 0 से इधर गए तो नेगेटिव नंबर आपके पास ऋणात्मक मिल रहे थे। अब यहाँ पर ही आपके पास कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम अभाज्य संख्याएं भी कहेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं, वो संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से या एक से भाग जाए, या फिर वो किससे भाग जाएगी, स्वयं से भाग जाएगी, भाग दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है यहाँ पर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वो है जो 1 से भाग जाएगा या फिर खुद से, जैसे कि 2, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2, और क्या हो सकता है, 3, 5, वेरी गुड, 5, 7 इत्यादि। समझ आ रहा है, मतलब कि हम उन संख्याओं की हम बात कर रहे हैं जो कि किससे चले जाए, खुद से जाए या 1 से जाए। तो आप उसे कौन सी संख्या बोलोगे, अभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में अगर याद रखना है आपको या फिर इंग्लिश में, तो आप उसे बोलोगे प्राइम नंबर। याद रखिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ढूंढना रहता है हमें कि प्राइम नंबर्स क्या होती है। क्लियर है, ये तो थी अभाज्य संख्याएं। अब इसी का अगर आपको मैं विपरीत कह दूं, भाज्य संख्याएं। विपरीत अगर बोल दिया जाए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या वो सभी संख्याएं हैं जो खुद से तो भागित होगी ही, किसी और संख्या से भी होगी। जैसे कि उदाहरण, अगर मैं भाज्य संख्याओं की अगर बात किया जाए, भाज्य संख्या की अगर बात किया जाए, उदाहरण के तौर पर 4 हो सकता है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल हो सकता है, 2 दूनी 4 और 4, एक को भी आप 4 से क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो, ठीक, वेरी गुड। क्या यहाँ 4 के बाद मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम 6। क्यों, क्योंकि 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 1 छके 6। तो ऐसी संख्या है जो खुद से भी भाग जाए, ऐसी संख्या है जिसको आप 1 से भी भाग दे सकते हो, ऐसी संख्या है जो अन्य संख्याओं से भी जिसे आप भाग दे सकते हैं, वो सब के सब संख्याएं क्या कहलाएगी, भाज्य संख्याएं। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब इसका दूसरा जो हमारे पास आता है, इसे इंग्लिश में डिविजिबल नंबर कहते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश अगर कोई स्टूडेंट है तो इसको डिविजिबल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, प्राइम
नंबर। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आता है जिसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर या फिर हिंदी में आप उसे बोलोगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या फिर अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप इसे कहते हो को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन से हुए? यहां पर हम ना देखो को प्राइम अभाज्य बोल रहा है, मतलब हम यहाँ पे पेयर लेंगे, पेयर जोड़ी लेंगे। कैसी जोड़ी लेंगे? जैसे कि उदाहरण अगर मैं दूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 2 और 5 की जोड़ी। अब 2 और 5 का अगर मैं यहाँ पे पेयर लेता हूँ, जोड़ी लेता हूँ, तो ये वो संख्याओं का पेयर है जहां पे इसके कॉमन फैक्टर को अगर देखा जाए, कॉमन फैक्टर मतलब कि इनके बीच एक ऐसे उभयनिष्ठ की हम बात करेंगे जिससे ये भाग जाए, कोई एक ऐसी संख्या जिससे दोनों भाग चले जाए। वो कौन सी संख्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक। देख लीजिए, तो ये एक इसका क्या हुआ? उभयनिष्ठ। एक इसका क्या हुआ? उभयनिष्ठ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अंग्रेजी में आप इसे क्या कहते हो? कॉमन फैक्टर। मतलब कि अब यहां पर हम ऐसे पेयर की बात करेंगे, ऐसे जोड़े की बात करेंगे दो संख्याओं की जिनका जो कॉमन फैक्टर हो, जिनमें एक उभयनिष्ठ हो, एक ऐसा संख्या मिलेगा जो दोनों को क्या कर दे? भाग दे दे। क्योंकि दो किससे भाग जाएगा? एक तो खुद से जाएगा और एक से जाएगा। 5 खुद से जाएगा और एक से जाएगा, तो एक दोनों में क्या हुआ? कॉमन हुआ। इसको अंग्रेजी में कॉमन फैक्टर कहते हैं, या फिर ये उभयनिष्ठ बता रहे हैं यहाँ पर। और कोई अगर पेयर की बात किया जाए, जैसे 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7 में भी कौन सा हुआ? एक। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे ऐसे संख्याओं की बात करेंगे जहां पर कॉमन फैक्टर मिले, तो आप उसे क्या बोलोगे? सहअभाज्य संख्याएं, या फिर आप इसे कहोगे को प्राइम नंबर। इतना क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, रैशनल नंबर। अब देखिए, जो रैशनल, अंग्रेजी में रैशनल नंबर, हिंदी में आप इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में आप इसे बोलोगे रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो है हमारे पास, सॉरी, अपरिमेय संख्या को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। दोनों आएगा, एक आएगा अपरिमेय संख्या और इसी का विपरीत हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, और इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगर आप मुख्य परीक्षा अगर कभी देते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में पहले दिया गया है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में आप रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को आप हिंदी में क्या बोलोगे? इर्रेशनल नंबर। अब बात उठती है कि सर ये परिमेय संख्या क्या हुआ, है ना? परिमेय संख्या क्या हुआ, किसे हम रैशनल नंबर कहेंगे? तो रैशनल नंबर हर उस संख्या को आप कह सकते हो जिसे आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसे आप p बटे क्यू के प्रकार में लिख सकते हो, उसे हम कहेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, जहां पे q है, मतलब कि देखो ये जो हुआ, ये p क्या दर्शा रहा है? अंश। और ये जो q है वो क्या दर्शा रहा है? हर। इंग्लिश के अगर विद्यार्थी हो आप तो p न्यूमरेटर हो गया और q क्या हो गया? वहां पर डिनोमिनेटर हो गया। कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब कहलाएगी जब आप उसे p बटे q के फॉर्म में लिख सको, अंश बटे हर के प्रकार में आप से लिख सको। लेकिन यहां पर एक चीज, कंडीशन ये दी गई है कि ये जो q रहेगा वो q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। वो q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों शून्य के बराबर नहीं लिया? उसका कारण ये है, देखो कॉमन सेंस है भाई, अगर मैं कोई भी संख्या को अगर ऐसा रख दूं 2/0, 2/0, तो शून्य यहां आपने रख दिया, अंश बटे हर वाले हिस्से में शून्य रखा,
तो मतलब आप 2 को किससे भाग दे रहे हो? शून्य से भाग दे रहे हो। और जब कभी किसी संख्या को शून्य से भाग हम देते हैं तो हमारे पास क्या ज्ञात होता है? अनंत, इन्फिनिटी। इसलिए कहा गया है कि ऐसा कोई भी संख्या जिसको हम p बटे q के प्रकार में या फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर है, बशर्ते q का जो मान है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्या सर मैं अब यहाँ देखो ये तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर हो गया। तो इसके एग्जाम्पल तौर पर हम क्या बता सकते हैं सर? जब हम एग्जाम्पल बोले तो यहाँ पर क्या सर सिर्फ 2 नंबर, अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो क्या संख्या 2 मेरा रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हो, है ना? 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1। अगर मैं बोलूं क्या सर मैं यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर? बिल्कुल लिख सकते हैं आप, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हो। अगर मान लीजिए पहले से कोई संख्या दी गई है 5/7, तो क्या 5/7 इस प्रकार में नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो 5/7 भी आपका क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर, बशर्ते जो नीचे का हिस्सा है हर वाला वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये सब संख्याएं क्या हुई? रैशनल नंबर, या फिर हिंदी में आप इसे क्या बोलोगे? परिमेय संख्या। और अगर हम बात करें बेटा तो इसी में ही कुछ पहले से दिया रहेगा, जैसे कि पाई। आगे जाकर के बताऊंगा पाई क्या है। ये देखिए पाई, पाई का मान अगर देखा जाएगा तो वैसे तो 22/7 लिखते हैं ना। तो क्या 22/7 अगर इस पाई को मैं यहां लिख दूं, पाई, ये पाई है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? हाँ है। तो क्या मैं इसको रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, परिमेय संख्या बोल सकते हैं ना, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? हाँ, वैसे ही हमारे पास कुछ और संख्याओं की अगर बात चलेगा बेटा तो हम बाद में देखेंगे और कौन कौन सी मान होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो, यहीं पर ही मैं आपको जो बच्चों को डाउट क्लियर होता है, आप अगर पाई का मान 22/7 लेते हो ना तो आप परिमेय संख्या में ले सकते हो, मगर एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता। दशमलव में आपको मिलेगा 3 दशमलव, बाद में बताऊंगा। इस वजह से ये पहले मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाई बराबर 22/7 याद रखते हैं, और अगर पाई बराबर 22/7 आ गया तो विद्यार्थी एकदम खुश खुश होकर के बोल देंगे हाँ भाई ये तो रैशनल नंबर है, परिमेय नंबर। एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता, ये हम हमारी सहूलियत के लिए 22/7 रखते हैं। ये दशमलव में इसको प्राप्त करते हैं हम, और दशमलव के बाद भी इसका जो नंबर है वो रिपीट होते जाता है। मैं बताऊंगा वो सब चीज क्या है। रिपीट होते जाता है मतलब परफेक्ट डिवाइड नहीं होता। इस वजह से जब कभी अगर पाई आपके पास देगा तो पाई को आप परिमेय संख्या में नहीं लोगे, इसलिए मैंने इसको कहां लिखा? अपरिमेय संख्या, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ में आ रहा है? भाई भले ही 22/7 था तो आप एकदम चीख चीख करके बोलोगे हाँ सर ये क्या है? परिमेय संख्या, मगर असल में जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे, इसके मूल वैल्यू पर जाओगे तो एग्जैक्ट आपके पास इसका मान ज्ञात नहीं होता, रिपीट होते जाते दशमलव के पास संख्या। यही कारण है 22/7 क्या नहीं है? रैशनल नंबर, मगर ये क्या है? इर्रेशनल नंबर, या फिर क्या बोलोगे? अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? क्या कहलाएगा ये? अपरिमेय संख्या। सर क्या ऐसा कोई और मान या फिर संख्यात्मक हमारे पास नंबर है? बिल्कुल है भाई। देखो मैंने कल आपको बताया था जब प्रथम दिन में कि अगर आपको गणित की तैयारी करना है तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको रट लेना है, पूरी तरीके से रट लेना है। जब तक आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद नहीं होगी आप कभी भी मैथ्स के कैलकुलेशन को बहुत फास्ट नहीं कर पाओगे, है ना? तो मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ बताया था, याद करिए बेटा। मैंने बताया था जैसे कि यहीं पे बता रहा हूं, √2 या वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल कैसे निकालते हो मैं बाद में बताऊंगा। तो वर्गमूल 2 का भी अगर आप मान देखोगे तो एग्जैक्ट आपके पास नंबर ज्ञात नहीं होता। तो वर्गमूल 2 भी हमारा कैसा नंबर है, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं सर क्या मैं वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि वर्गमूल 3 भी क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आपके पास नंबर ज्ञात नहीं होगा। क्लियर हो रही चीजें? ऐसे ही आपके पास जब हम जाएंगे, अगर मान लो इसी के सामने मैं ऋण लगा दूं, ऋण ऋण वर्गमूल 2, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि आपने तो सिर्फ इसके साइन बदला ना, साइन बदला।
वैसे अगर मैं यहाँ पे ऋण लगा दूं तो क्या ये अपरिमेय संख्या होगा? बिल्कुल अपरिमेय संख्या होगा, इर्रेशनल नंबर। क्योंकि ऐसी संख्या है, भला ही प्लस या माइनस से इशू नहीं है, वहां पे इशू किससे है? पी बटे क्यू के फॉर्म में आप उसे लिख सकते हो या नहीं। देखो कुछ स्टूडेंट जो मैथ्स वाले नहीं है ना, उनको थोड़ा सा इशू आता होगा, धीरे धीरे चीजें सुधरेगी। एकदम से ऐसा नहीं सोचना कि सर जो जो आप बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आती है। आप लाइव क्लास या फिर मेरी क्लास को पढ़ने के बाद ऑफलाइन होते उसको बार बार रिपीट करो ना घर जा करके कि सर ने क्या बोला, चीजें समझ में आएगी। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनको तो कोई इशू ही नहीं है, वो एक बार नहीं कई बार रिपीटेशन में आप अपने वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई परेशानी आती है तो आप मुझे वहां पर प्लीज एक बार बता दीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो यहाँ तक समझ में आया जो जो चीज मैंने बोला। चलिए अब यहीं पर ही कुछ और नंबर्स होते हैं जिसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। एक लास्ट एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ रियल नंबर का, वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसे देखते हैं। रियल नंबर हिंदी में आप उसे बोलोगे वास्तविक संख्या। रियल नंबर अंग्रेजी में रियल नंबर और हिंदी में आप उसे क्या बोलोगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है? देखिए पहले ना हमको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट जान गए ना, आप गणित पूरा बना लोगे। कई विद्यार्थी होते हैं जिनको ये लगता है कि सर ये सब ना बताओ, डायरेक्ट ट्रिक बताओ। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, गणित में ट्रिक जैसे ऐसा कुछ जादू नहीं है, वो मैजिक नहीं है कि हम बता दिया आपसे बन गया। ट्रिक कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी प्रश्न को या दिए गए आपके पास जो सवाल दिया गया है उसका हम जवाब बनेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। हल करने के बाद इतने सारे स्टेप जो बनेंगे, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, तो पांचवें स्टेप में अंत में जो आपके पास रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसी को ही हम आपको याद करा दिए रहते, बाकी 4 को माइंड में कैलकुलेट करके, तो वो बन जाता है ट्रिक। और ट्रिक जैसे कुछ चीज नहीं होती भाई, गणित तो गणित ही रहेगा ना। कि स्कूल में कभी आपने ऐसा पढ़ा कि 2 को 2 से भाग दो और उसका ट्रिक रहेगा कि हमेशा वो एक ही आएगा? नहीं, आपको भाग विधि बताई गई होगी, 15 को 3 से भाग दो, तब आपने भाग दिया होगा। ऐसा याद करो, ऐसा कुछ बनाते होंगे, ऐसा 15 रखते होंगे आप लोग, फिर 3 पंचे 15, तब आप बोलते होंगे ऐसा कटता होगा। और फिर यही अगर मुझे ट्रिक बताना है तो मैं क्या बोलूंगा? बेटा 15 आए ना तो हमेशा याद रखो 3 से भाग जाता है, तो 3 पंचे 15, उत्तर हमेशा क्या आएगा? 5। तो आप लोगों को लगेगा ट्रिक, जबकि 5 उसका रिजल्ट है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। ऐसी अगर मान लीजिए 125 आता है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अगर 125 रहता, अब 125 को तुरंत भाग देना है, सर कोई ट्रिक बताओ, तो ट्रिक कुछ नहीं है बेटा। अगर मान लीजिए मैं इसको 3 से भाग देता तो 3 से जाता क्या? जा सकता है 3 से, लास्ट में 5 है हमारे पास, जैसे कि 3 चौक 12 कट जाता आपके पास, बचा 5, ये तो नहीं जा रहा है सर, तो फिर बचा क्या? 5। फिर स्टूडेंट को हम कैसे बताएंगे? बोलेंगे चलिए ऐसा नहीं करना, देखो हम आपको बताते हैं ट्रिक जो रहेगा। तो बेटा फिर आपके पास, आप इसको 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, 12 से 10 गए, कितने बचे? 2, आया कितना? 5, है ना? तो 5 पंचे 25। तो फिर हम आपको बोलेंगे कि देखो बेटा ट्रिक ये है कि 125 जो है वो किससे भाग जाएगा? 5 से। तो आप कुछ याद ना करो, आप 5 है, उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा। तो आपको लगता है ट्रिक है, ट्रिक नहीं बेटा, वो हमने इसको डिवाइड किया, अंत में जो रिजल्ट आया उससे हमें पता चलता है। तो हम सीधा सीधा किसको पकड़ लेते हैं? रिजल्ट को, वही ट्रिक होता है। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पे बात कर रहा हूं जो गणित से के क्षेत्र से नहीं होते हैं। वो यही सोच करके आते हैं कि एक गणित वाला शिक्षक जो है मुझे पूरे के पूरे जो गणित का सिलेबस है वो ट्रिक में आधारित बता देगा, 10 पन्ने में ट्रिक रट लूंगी और मेरे से पेपर बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक इन कॉन्सेप्ट को नहीं जानोगे, आप जब तक इसको हल करना नहीं जानोगे, तब तक आपसे कोई ट्रिक नहीं बन सकता। ट्रिक मतलब कि लास्ट के रिजल्ट को याद रखना कि वो सब कैसे आया था, तो ट्रिक बन जाता है। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में हमने क्या बोला? रियल नंबर। चलिए रियल नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो यहां पर परिमेय संख्या भी आ सकती है। अब परिमेय संख्या मैंने क्या बताया, एक बार बताओ आप लोग? पी बटे क्यू के फॉर्म में। इसी रियल नंबर में अब हम ले सकते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गया?
जो कि p बटे q के प्रकार में नहीं लिया जा सकता। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी इसमें आ जाएगी, ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय है आपने उसको भी यहाँ पे क्लब कर दिया, ले लिया गया सम्मिलित तौर पे। तो सम्मिलित तौर पे ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं, या फिर क्या कहलाएगी? रियल नंबर। तो उदाहरण के तौर पर बेटा आप यहाँ पे ऋण 1 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 2/5 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे वर्गमूल 2 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे ऋण वर्गमूल 3 भी ले सकते हो, आप यहाँ पर पाई भी ले सकते हो। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, अगर इन सबको अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इसे थोड़ा लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आपके पास। जल्दी फास्ट हो गया? हाँ, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों के प्रकार कैसे पूछ सकता है, उससे कुछ और कॉन्सेप्ट को जानते हुए। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, वो है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक अंग्रेजी में आप इसे बोलते हो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर कहोगे, और हिंदी माध्यम वाले क्रमागत पूर्णांक। अब यहाँ देखो बेटा, अभी मैंने आपको पूर्णांक की बात किया था, तो पूर्णांक में हमने क्या समझा था? यहाँ देखिए पूर्णांक, इससे पूर्व था, कहाँ है पूर्णांक? पूर्ण संख्याएं हैं और संख्या पद्धति ऋण पूर्णांक। चलो मैं एक साथ इधर बता देता हूं ताकि आपको सीधा क्लियर हो जाए। क्रमागत पूर्णांक, पहले यहाँ पे वर्ड दिया गया है क्रमागत, मतलब संख्या कैसी होगी? क्रम में होगी। अगर कोई भी संख्या है, पहले इस पे मत जाओ, एकदम साधारण समझिए, कोई भी संख्या है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, 4 रखा जाए, मान लीजिए, क्या ये क्रम में है? अगर ये क्रम में है तो इनके बीच का अंतर जो है वो हमेशा क्या मिलेगा बताओ? 1 1 1 मिलेगा, क्योंकि सब संख्याएं कैसी? क्रमागत है। कैसी है? क्रमागत है। तो ऐसी संख्याएं जो कि क्रम में लिखी गई हो, और वो क्रम कैसा है कि इनके बीच की अंतर कैसा है? 1। इनके बीच का अंतर कैसा है? 1। तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्रमागत। क्या कहा जाएगा? वो क्रमागत। मतलब कि क्रम में आने वाले जितने भी आपके पास पूर्णांक है, क्रम में आने वाले जितने क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या भैया? हमने धन पूर्णांक भी देखा था, हमने ऋण पूर्णांक भी देखा था ना भाई। ऋण पूर्णांक में क्या लिए थे? -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आप चले गए। धन पूर्णांक में आपने क्या लिया? +1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आप चले गए, अनंत तक का। तो ऋण पूर्णांक हो सकता है, धन पूर्णांक हो सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसे 2 प्रकार हमने देखे थे। अब जब मैं पूर्णांक बोल दिया मतलब कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जा सकता है, और वो कैसा हो? क्रम में। और उसका क्रम कैसा हो? अगर वो कॉन्जुगेटिव है, क्रमागत है, तो उनके बीच की जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? अंतर कैसे रहेगा? 1। तो आप इसको क्या बोलोगे? क्रमागत पूर्णांक। लेकिन अगर मैं इसे एक तौर पे दर्शाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर बेटा चर के तौर पर देगा आपके पास प्रश्न। चर क्या होता है? अंग्रेजी में आप उसे बोलते हो वेरिएबल। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? वेरिएबल। इंग्लिश में आप उसे वेरिएबल बोलते हो, और हिंदी में आप उसे चर कहते हो। चर वह संख्या रहेगी जिसका मान आपको नहीं पता होता, आप उसका मान ज्ञात करते हो। आप उसका मान क्या करते हो? ज्ञात करते हो। जैसे कि याद करिए, जब आप स्कूल में थे तो आप ऐसा बोलते थे ना कि हमें x का मान ज्ञात करिए। ऐसा कई प्रश्न आता था, x का मान ज्ञात करिए। तो x क्या होता था? चर होता था। इसी x को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कि ये चर है। इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हो? कि ये क्या है? वेरिएबल है। अब मुझे चर के तौर पर लिखना है, प्रकार के तौर पर, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, यहां देखिएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि भाई पहली जो संख्या है मेरी,
याद करो हमने देखो कैसे लिखा था, 1 2 3 4। अब मैं इसे कोई लिख रहा हूं, एक को, एक मैंने लिखा x, उसके बाद मैं लिख दिया देखिए x धन 1 लिख सकता हूं क्योंकि पहला तो मेरा 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। उसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, x धन 2 क्या निकल जाएगा 3। फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं x धन 4, तो क्या हो जाएगा सॉरी x धन 3, क्योंकि अगर x का मान यहां पर क्या है 1, अगर x का मान क्या है 1 तो हम उसको कैसे लिख दिए x x धन 1 x धन 2 x धन 3, या फिर x + 1 x + 2 x + 3 डॉट 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 डॉट। क्लियर हुआ? तो ये कौन से नंबर हो गए, क्रमागत पूर्णांक। क्लियर है? अब इसी क्रमागत पूर्णांक में बेटा हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं और आती है। जो प्रश्न पूछेगा क्रमागत सम संख्याएं, या पूछ सकता है कि क्रमागत विषम संख्याएं बताइए। देखिए क्रमागत ये बोलेगा सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत मतलब क्या बताया मैंने आपको, बताइए। क्रमागत मतलब क्या होता है, जो चीजें कैसी हो क्रम में हो, जो चीजें कैसी हो क्रम में हो। और क्रमागत पूर्णांक है तो उनके बीच का अंतर क्या बताया गया आपको, 1 बताया गया। लेकिन अब यहाँ पे शब्द देखिए जो आपके पास टॉपिक लिखा गया है, क्रमागत सम संख्याएं। और जब वो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो अभी मैंने बताया था कि सम संख्या आप किसे कहते हो, वह संख्या है जो किससे भाग जाए 2 से भाग जाए, वह संख्या जो किससे भाग जाए 2 से भाग जाए। 2 से भाग जाएगा इसका मतलब कि अब 2 क्रम में आने वाली संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहेगा 2, क्या रहेगा 2 रहेगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो क्या क्या आपके पास हो सकता है। उदाहरण के तौर पर क्या मैं 8 ले सकता हूं, उदाहरण। हम 8 के बाद 10 ले सकते हैं, हम 12 ले सकते हैं, हम 14 ले सकते हैं, डॉट 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 डॉट। तो ये सब संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं। क्या ये क्रमागत है, बिल्कुल क्रमागत है। 8 और 10 के बीच का अगर मैं अंतर देखूंगा तो क्या मिलेगा 2। 10 और 12 के बीच का अंतर देखा जाएगा तो क्या मिलेगा 2, वेरी गुड। 12 और 14 के बीच का अंतर देखा जाएगा तो क्या मिलेगा 2। तो सर क्या इसके लिए भी हम एक चर के फॉर्म में फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले चीजों समझो, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो जब मैं ट्रिक आधारित सॉल्व करूंगा ना तो आसानी से बनेगा। अब ट्रिक क्या है मैंने पहले बता दिया, कोई जादू नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे उन्हीं का लिया गया एक स्टेप जो लास्ट में निकलता है। क्लियर है? तो अब 2 की संख्या लिखनी, तो अब हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम इसको लिखने के लिए हमने माना कि हमारी जो प्रथम संख्या है वो क्या है x है। प्रथम संख्या क्या है x। जैसे कि मैंने प्रथम संख्या पे क्या ले लिया 8। अब मुझे बनाना है दूसरी संख्या, क्या बनाना है दूसरी संख्या। तो क्या दूसरी संख्या के लिए मैं x + 2 लिख सकता हूं भैया। 8 बराबर x माना तो दूसरी संख्या मेरा x + 2 ही तो बनाना। चलिए तीसरी संख्या मुझे बनाना है, तो तीसरी संख्या में क्या लिया था यहां देखिए 12। क्या लिया तीसरी संख्या 12। और प्रथम संख्या क्या है 8, और 8 को हम क्या मान रहे हैं x, हम क्या मान रहे हैं x। तो 8 में कितना जोड़ूंगा जो 12 आएगा 4। तो और 8 को हमने क्या माना है x, तो x में मैं 4 अगर जोड़ दूंगा तो क्या मुझे तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है हिनन आपको, ठीक। वही अगर हम चतुर्थ की अगर बात करें, चतुर्थ संख्या देखिए क्या दिया गया है 14। प्रथम संख्या हमने क्या लिया 8, 8 को हमने क्या मान लिया x। तो 8 में कितना जोड़ूंगा जो 14 आएगा 6। मतलब x में कितना जोड़ूंगा जो 14 आएगा 6। ये लीजिए भैया x + 6, ये है इसकी श्रृंखला, ये एक सीरीज जो आपको याद रखना है बेटा। समझ में आ रहा है, ये चीज यहाँ पे याद रहे। इससे पहले हमने क्या देखा, देखो जब हमने क्रमागत पूर्णांक की बात की थी तो x धन 1 x धन 2 x धन 3 ऐसा था। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रश्न आए कि किसी क्रमागत पूर्णांक के
मिनिमम नंबर मतलब कि जो सब कम से कम जिसकी वैल्यू है वो क्या है, एक्स। अगर बोलेगा क्रमागत पूर्णांक का द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। क्रमागत पूर्णांक का तृतीय संख्या एक्स प्लस टू। समझा रहा, मतलब कि एक देगा आपके पास सीरीज, अभी बस याद रखिए। वैसे अगर मान लीजिए कोई सम संख्या दे दी गया, क्रमागत सम संख्या का दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या ज्ञात दिमाग में आना चाहिए, एक्स प्लस टू। यही तो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, रिजल्ट यूज करना चाहिए, और रिजल्ट आपने यूज करना चालू कर दिया तो वही बन जाता है ट्रिक। मतलब बाकी चीज कैलकुलेशन कहाँ रहेगा, माइंड में। वो सारी चीज हो जाएगी प्रैक्टिस से। डेली 50-60 क्वेश्चन आप करोगे, मिनिमम 50 क्वेश्चन आप करिए। यकीन मानिए अगर 50 से 100 के आसपास का अगर क्वेश्चन आप डेली बनाते हो एक टाइप को लेकर के क्वेश्चन, या जो भी हम यहाँ पे कक्षाएं में हम करवाएंगे, आज से 5 महीने, कम से कम 3 से 4 महीना तो लगेगा भाई मैथमेटिक्स में। तो 4 महीने बाद आपसे सारे प्रश्न जो है 1 मिनट के अंतर्गत हल हो जाएंगे, मगर प्रैक्टिस। ठीक, अब ये सम संख्या था बेटा। अब मान लीजिए अगर हम विषम संख्या लिख देता तो, यहां देखिए क्रमागत सम संख्या की जगह अब मैं बोल रहा हूं आपके पास क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या, विषम है। उदाहरण के तौर पर चलते हैं, चलिए विषम में कौन कौन से हम सीरीज ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, वेरी गुड। 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, बना दे सीरीज। चलिए 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि हम बना सकते हैं। बन गया। अब हम इसका एक इस तरीके का चर वाले तौर पर लिख लेते जो काम आएगा। माना कि x बराबर 3, माना कि x बराबर 3, तो ये लीजिए x। तो भाई अब आप देखेंगे मैंने क्या बताया, अगर क्रमागत सम संख्या हो तो उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2। वैसे ही अगर क्रमागत विषम संख्या तो उनके बीच का भी अंतर कितना है, देख लीजिए 2 है। 3 और 5 के बीच का अंतर बताइए, 2। 5 और 7 के बीच 2, 7 और 9 के बीच 2, 9 और 11 के बीच 2। तो क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते, माना कि प्रथम संख्या x है तो हमारी जो दूसरी संख्या होगी x प्लस 2। तीसरी संख्या निकालूंगा तो देखो 3 और 7 में कितने का अंतर आ रहा है, 4। तो क्या आ जाएगा, x धन 4। इस 3 और 9 में बताओ कितने का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस 6 होगा। अब आप देखो इस सीरीज को देखो और इस सीरीज को देखो, दोनों ही एक है, सेम है ना। इसका मतलब कि अगर आपके पास प्रश्न आता है कि क्रमागत सम संख्या को ज्ञात करिए या क्रमागत विषम संख्या के किसी भी एक पद की संख्या को ज्ञात करने बोलेगा, या प्रथम संख्या ज्ञात करने बोले, या मध्य की संख्या को ज्ञात करने बोले, या बीच की संख्या बोल देगा, या सबसे बड़ी संख्या बोल देगा, तो हमेशा याद रखना सबसे बड़ी संख्या बोला मतलब कि अंत वाला। भाई यहाँ देखो ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, जो लास्ट में है। यहाँ पे भी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, जो लास्ट में। सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो कौन सी, जो सबसे प्रथम में है। यहाँ देखो सबसे प्रथम में कहाँ गया, 3, 5, ये था ना, है ना। और वही अगर बीच की संख्या बोला तो, बीच की संख्या बोला तो ये 2 और 2 4 ही लिए ना हमने, इसलिए नहीं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या रहेगी। तो 5 संख्या में प्रथम संख्या कौन सी आ जाएगी आपके पास, सॉरी बीच की संख्या कौन सी आ जाएगी, 2 इधर 2 इधर, बीच वाली मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप याद रखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, स्टार्टिंग की। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, लास्ट की। समझ में आया ये चीज। और बीच की निकालना रहा तो अगर 5 रहा तो बीच वाला कौन सा रहेगा, 2 इधर 2 इधर। समझ में आ रहा है, वो हम सीरीज के हिसाब से देखेंगे। यहां तक फिलहाल आपको समझ में आया। यहां मैंने क्या बताया, x का मान हमने 3 माना, तो द्वितीय संख्या क्या हो गई, x प्लस 2। तृतीय संख्या क्या हो गई, x प्लस 4। ये कितनी हो गई, x प्लस 6। 11 के लिए क्या लिख सकता हूं बताओ, x प्लस 8। वेरी गुड, x प्लस 8। अब यहां पे देखो बेटा, अगर मैं 3 से लेकर 11 तक का सीरीज लिया तो सबसे बड़ी संख्या 11 है। अगर मैं 3 से लेकर 9 तक के लिया तो सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब अगर मैं 3 से लेकर 11 तक का लिया और बोल दिया कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो किसका मान निकालना होगा, x का। अब अगर इसी 3 से 11 के बीच की सीरीज है, देगा नहीं वैसे, वो हम बता रहे हैं, और बोलेगा बीच की संख्या ज्ञात करिए, तो बीच की संख्या कौन सी हुई, 7, मतलब उसका मान क्या है,
x+4। समझ आ रहा है? अभी कैसे निकालेंगे मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल बस याद रखो x+4 कैसा आया, देखो दो संख्याएं इधर है और दो संख्याएं उधर है। कैसे निकालेंगे बाद में बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ समझो इस चीज को। तो वो यही बोलेगा या तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, या फिर बीच की संख्या। क्या आ रहा है समझ में? आ रहा है? देखो क्लास में अगर मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो पूरा आपका जो अटेंशन है वो कंप्लीटली मेरी तरफ होना चाहिए और बोर्ड की तरफ, वरना समझ में नहीं आने वाला मैथ्स। और ये नहीं सोचना है कि मैं आज से 8 साल पहले पहले पढ़ी थी, या 4 साल पहले पढ़ी थी, या 6 साल पहले पढ़ी थी और गणित नहीं आता था तभी तो मैं कॉमर्स में गई, डर लगता था तभी तो मैंने आर्ट्स ली या लिया, ऐसा नहीं सोचना है। ये गणित कक्षा 10वीं तक तो पढ़े हो ना, दोबारा प्रैक्टिस करना है। और मैंने पहले ही बताया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अरे उस रस्सी से तो बेहतर हो ना, क्योंकि आपके पास बुद्धि है जो कुएं के मेड़ को काट देती है बार बार घिसने से। तो अब बार बार प्रैक्टिस से गणित के हल नहीं कर पाओगे प्रश्नों को, बिल्कुल कर लोगे। समझ आया? चलिए अब हम क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो। बिना क्वेश्चंस को देखे मैथमेटिक्स की क्लास पूर्ण नहीं होती। ठीक, चलिए। तो क्रमागत सम संख्याएं भी आपको पता चल गई, क्रमागत विषम संख्याएं भी पता चल गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या दे रहा हूं मैं? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात। चलिए अब हमको योग ज्ञात करना है, योग निकालना है आपको, क्या होगा ये प्रश्न है। योग निकालना है मतलब कि इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहो तो आप क्या बोलोगे इसे? टोटल निकालना है मुझे, टोटल योग। अब योग आप कैसे निकालोगे किसी भी संख्या का जो दिया रहेगा सीरीज? तो सीरीज मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, पहले हम इजी इजी चलते हैं, 1 से लेके 60 तक की सीरीज। पहला प्रश्न, 1 2 3 4 डॉट 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 60, 1 से लेकर के 60 तक की आपके पास सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है। अब ये बोल रहा है कि आप इसका योग ज्ञात करिए। कैसे योग ज्ञात करेंगे? सीधा सीधा हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आप ये बताओ, जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, क्या ये सिर्फ सम संख्याओं का सीरीज है क्या? क्या सिर्फ विषम पूर्णांक है क्या? ये कंप्लीट पूर्णांक है, 1 से लेके 60 तक का है। और मैंने बताया था जब आपके पास एक पूर्णांक की अगर बात होती है, सिर्फ पूर्णांक की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके बीच का अंतर कितना होता है? 1। अब आप स्वयं देखिए इसके बीच का अंतर क्या है? 1। अब कॉन्सेप्ट को याद रखो, ट्रिक ऑटोमेटिकली बनता है। देखो मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट याद रहता है ना, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहता है, ट्रिक लास्ट में आ जाता है कि हमने क्या रिजल्ट निकाला था। तो क्या रिजल्ट निकाला था? अगर रिजल्ट की अगर बात किया जाए, यहाँ देखिए रिजल्ट की अगर बात किया जाए तो आपके पास क्या बताया गया था? इसके बाद था क्रमागत। ये देखिए पूर्णांक क्या देखे थे, अगर 1 से लेके 4 तक क्या आ रहा था, हमने दो उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। तो हमने देख लिया हमारा प्रश्न 1 से लेके 60, तो सबके बीच का अंतर क्या है? 1 है। तो अगर हम एक चर के मान पर अगर उसको रखेंगे तो क्या रखते थे? x उसमें चर होता था, x x धन 1 x धन 2 x धन 3 ऐसा रखा करते थे, याद करिए। तो क्या हम हमारे प्रश्न में इस तरीके का जो दिया गया है 1 से लेकर के 60 तक का दिया गया और इसका योग निकालने बोला है, तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते? अगर मान लीजिए ये x रहा, मान लीजिए उदाहरण के मैं तौर पे बता रहा हूँ, फिर लास्ट में बताऊंगा, पहले समझिए चीजों को, फिर हम इन शॉर्ट सॉल्व करेंगे। क्या ये मेरा x हो सकता है? उसके बाद का 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x+1। वेरी गुड। इनके लिए क्या लिख सकते हैं? x+2 लिख सकते हैं ऐसा। वैसे ही डॉट 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 कहां तक चले जाएगा? वो 60 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 60 तक जाएगा। तो x प्लस हमारे पास आएगा, कुछ गिनती आएगी आपके पास, है ना। अब हमको इसका योग निकालना है। अब इसको ऐसा करते मत बैठ जाना, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो एक क्वेश्चन बनता है, वो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे को, मगर 10 मिनट में बनता है। कोई और विद्यार्थी रहता है ना, तो उस 10 मिनट में वो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बना लिया रहता है, तो आप तो उससे पीछे हो गए। तो प्रश्नों के स्तर आसान ही होते हैं, जरूरत होती है कि आपकी अपनी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है, आपकी गणना करने की जो गति है वो कितनी अधिक है।
उस पर प्रतियोगी परीक्षा निकलते हैं। तो अब हम इसको निकालना चाहते हैं, तो अब हम इसको कैसे किस तरीके से हल करेंगे? तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। हालांकि अभी हमको मालूम है 1 से लेके 60 तक है, तो संख्या पूरी 60 है। संख्याएं कितनी है, नंबर कितनी 60 है, वो हमको मालूम है। कई जगह नहीं मालूम रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। अभी मालूम है इसलिए मत बोलो वाह सर ये तो हमको मालूम था, ये तो आप बेवजह समय बर्बाद कर दिए। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और वो एन कैसे निकालोगे? अब देखो हल करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी 2 स्टेप बताऊंगा, फिर सीधा सीधा हम एक स्टेप में हल करेंगे। कोई ट्रिक कहलाता है और कुछ नहीं होता। हल जो रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारे स्टेप को जब हम अपने माइंड में रख लिए रहते हैं, उसके अंत के परिणाम को जब इस्तेमाल करते हैं, वही परिणाम उसका ट्रिक बन जाता है। जैसे अभी बस समझिए, समझा रहा हूं मैं। एक ही क्वेश्चन में ये नहीं सोचा कि सर आपने एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, वहां तो 1 मिनट में सॉल्व करना है। हाँ 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, पहले चीजें समझो तो सही। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका नाम क्या है, तो फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलेंगे, भला हिंदी माध्यम से पढ़ करके आएंगे तो भी क्यों? क्योंकि माई नेम इज क्रांति ठाकुर, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। सही बात है, तो हम अंग्रेजी फर्राटेदार बोल सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस स्टेटमेंट को हमने क्या कर लिया? रट लिया। अब वही चीज अगर पूछ दिया जाए, अच्छा क्रांति आप अपना नाम माय नेम इज क्रांति ठाकुर अंग्रेजी में बता रहे हो, नाउ टेल मी व्हाट एक्चुअली यू आर थिंकिंग अबाउट योर कमिंग फ्यूचर, तो मैं थोड़ा थकमरा जाऊंगा, अरे यार इतनी अंग्रेजी तो नहीं रटा था यार। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज की स्पीड निर्भर करती है कि आपका प्रियोर नॉलेज कितना है, आपका पहले से ज्ञान अर्जित कितना है। तो ज्ञान अर्जित गणित में क्या है? उसको हल करने के तरीके, स्टेप बाय स्टेप। अभी वो बता रहा हूं, अंतिम हम सीधा हम रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? तो प्रश्न क्या है? हमको यहाँ पर योग निकालना है। तो 1 2 3 4 अप टू 60 तक हो गया। x x+1 x+2। अब मैं बोला सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसमें संख्याएं कितनी, हालांकि अभी हमको मालूम है ना संख्याएं। तो संख्याएं ज्ञात करने का मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं बेटा। सूत्र अगर आपको याद रखना है तो सबसे देखो अंतिम संख्या कौन सी है। क्या दिया गया? अंतिम संख्या 60। अब इसमें से आप घटाओगे कि आपके पास प्रथम संख्या कौन सी दी गई है। हो गया। अब आप इसको भाग दोगे बेटा, किससे भाग दोगे? सर्वांतर से। सर्वांतर मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर। क्लियर हो रहा है? अब इनके बीच का अंतर क्या हो सकता है? 1 होगा। 1 से लेके 60 तक हम जा रहे थे, ठीक। और फिर उसके बाद बेटा हम करेंगे लास्ट में धन 1, मतलब सर्वांतर की अगर मैं बात करूं तो आपने इसके बीच का अंतर क्या लिया? 1 कर दिया, और धन क्या कर दोगे? 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो 60 में से 1 गया 59, 59 प्लस 1 60, और वो तो हमको क्लियर दिख ही रहा था कि कहां तक संख्या है 60। अभी दिख रहा था इसलिए मालूम था ना, मगर कुछ बाद में प्रश्न तो थोड़े अलग आएंगे ना। हालांकि आप बोल सकते हैं सर ये तो हमको मालूम था n बराबर 60 है, मगर कुछ और प्रश्न आए तो कैसे निकालोगे? तब कैसे निकालने का तरीका बताया? अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या, भाग किससे दोगे? सर्वांतर, मतलब कि उनके बीच का अंतर कितना है वो दोगे, और धन क्या करोगे? 1। तो ज्ञात हो गया। ऐसा क्यों बोला सर? एक आध प्रश्न ऐसा बताओ तो जिससे हमें समझ में आए। हाँ देना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बेटा अगर मैं आपको दे दूं 21 22 23 24 75 तक चल दो, चलो इसी को समझने के लिए कि सर आपने ऐसा क्यों बताया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, 21 22 23 डॉट 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 चलो आप 75 तक का 75। अब बताओ तो थोड़ा क्या इसमें अब आप एन डायरेक्ट बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो 20 से चालू है ना भाई, है ना। 21 दिया गया है, 22 दिया गया है, 23 दिया गया है, 24 दिया गया, डॉट 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 75 चल दिए। ऐसी भी कई संख्याएं आपके पास मिलेगी। अब इसका मुझे अगर एन ज्ञात करना है, एन, ठीक है, एन कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे एन निकाला, बताइए एन का मान कैसे निकालूंगा? मैंने बोला सबसे अंतिम संख्या कितनी दी गई है? 75। प्रथम संख्या कितनी दी गई है? 21। सर्वांतर क्या है? कॉमन डिफरेंस 1। वेरी गुड। चलो प्लस क्या आ जाएगा? 1। कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो फास्ट।
जल्दी करिए फास्ट। कैलकुलेशन आप लोग को करना होगा, सब चीज मैं कराऊंगा तो आप लोग की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, कुछ आप लोगों को भी करना होगा। 55 आ गया, वेरी गुड। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं, सब चीज अगर मैं हल करूंगा ना तो आप लोग सीख नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। 55 आ गया ना भाई, नहीं तो दिख क्या रहा था 75। कई विद्यार्थी क्या ले लेते हो, वाह सर वाह, ये तो 75 है सर, जब यहाँ 60 है तो नहीं है भाई। आप निकाल करके देखिए, समझ आया। एन का मान आपके पास ज्ञात हो गया। अब हमने एन क्यों निकाला, एन हमने क्यों निकाला, एन हमने इसलिए निकाला क्योंकि अंत में हमको निकालना था दी हुई श्रृंखला का योग। और दी हुई श्रृंखला का अगर हमें योग निकालना है तो योग ये कहता है कि आप अंतिम संख्या लीजिए, उसमें जोड़ दीजिए प्रथम संख्या, और प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जब आप जोड़ दोगे तो उसको भाग दे दीजिए 2 से। किससे भाग दे दीजिए, 2 से। तो सर ये तो ठीक है, मगर गुणा करने n से बोलता है। यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, योग निकालना है आपको। योग को आप क्या पढ़ते हो, टोटल। और टोटल निकालना है तो मैंने निकाला अंतिम संख्या कितनी है 60, प्रथम संख्या कितनी है 1, भाग किससे देंगे 2 से, गुणा करेंगे n से, n से गुणा करेंगे और n का मान कितना आया था 60। अब उत्तर निकालो फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, समय नहीं बर्बाद करना। वेरी गुड, कितना आएगा 1830। अब इसमें भी ऐसा ना करना भैया, सीधा सीधा दिख रहा है ना, 2 एकम 2 2 तिया 6, दिख गया। अब उसमें भी विद्यार्थी देखो बेटा, कैलकुलेशन इसलिए बोल रहा हूं, कैलकुलेशन आसान खुद को करना है भाई। 2 एकम 2 2 2 तिया 60, 2 तिया 6 होता है तो 2 तिया 60 समझिए। अब आप 61 तो दिख ही रहे ना, इसको क्या सोचना। तो 61 को किससे गुणा करोगे 3 से, तो ये तो कैलकुलेशन माइंड में हो जाता है। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 1 8 3 तो दिख गया, बचा शून्य लगा दो, आ गया यार उत्तर। मतलब कि पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ये पहाड़ा याद है। तो मैंने कल ही बताया था कैलकुलेशन बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कैलकुलेशन स्पीड, कि आप 1 से लेकर के 30 तक का तो बड़ा रट डालो। यही तो ट्रिक हुआ भाई। हाँ तो योग कितना हुआ बेटा बताओ, इसी को ट्रिक बोलते हैं यार। ये वाला स्टेप हम खा जाएंगे, हम ये स्टेप नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या बोल दिया जाएगा, ट्रिक मतलब क्या हुआ, ट्रिक ये हुआ कि दी हुई श्रृंखला में आप प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, गुणा n से कर दो। तो n यहां पर क्या आया, अब n कैसे ज्ञात किया बेटा, n मतलब नंबर, कितनी संख्याएं हैं, कैसे ज्ञात किए, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर किससे भाग देंगे, सर्वांतर से, मतलब कॉमन फैक्टर उनके बीच में कितना है और क्या जोड़ेंगे 1। चलो अब आप मुझे यहाँ पे योग बताओ जल्दी फास्ट, ये मैं नहीं करूंगा। इसका योग बताइए फास्ट, इसका योग कितना होगा बताइए। जब तक आप लोग हल नहीं करोगे आप लोग से मैथ्स नहीं बनेगा। जल्दी योग बताइए, जल्दी करिए। इधर इस प्रश्न का योग, आज प्रथम दिन है ना, तो मुझे आप लोगों को, मैं हर बार सारे प्रश्न मैं नहीं बनाऊंगा, एक प्रश्न बनाऊंगा तो दूसरा आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग बनाइए, तब जाकर के सीख पाओगे। जल्दी करिए। नहीं 2100 नहीं आएगा। हाँ 3600, और कोई, चलो बना 3600 और आपका, हाँ 2640, वेरी गुड 2640। फिर हाँ देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। चलो एन तो आ गया, समझ में आ गया। अब हमको योग निकालना है, मैंने क्या बोला, अंतिम संख्या प्रथम संख्या को जोड़ना है। यहाँ देखो ना, जोड़े थे ना, अंतिम संख्या क्या थी 75, और प्रथम संख्या क्या है, हाँ अंतिम संख्या क्या है 75, प्रथम संख्या क्या है 21, 21 यही तो बोला था ना। भाग दे देंगे किससे, 2 से, ये लीजिए 2 से आप भाग दे दीजिए।
गुणा किससे करेंगे? n से। n कितना निकला था भाई? अब 75 और 21 को जोड़िए, कितना आता है? अरे एकदम टाइम नहीं लगेगा बेटा। 5 1 6 7 2 9 96, दो गुणित कितना? 55। अब इतना भी नहीं सोचना है, 2 38 क्या, 2 48 क्या होता है? 96। अब तो गुणा भाग कर सकते हो, तो 26 40 आएगा। अब मैं आपको गुणा भाग करना नहीं सिखाऊंगा यहाँ, ये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है। गुणा भाग आना चाहिए कम से कम, समझ आ रहा है? मैं कुछ आज क्योंकि प्रथम दिन था कक्षा की, इस वजह से मैं स्लाइड्स नहीं लाया, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बताने थे। कल से स्लाइड्स में क्वेश्चंस रहेंगे और यही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर आप चाहो तो एक SD यादव की पुस्तक ले लीजिए, उसमें दिया गया है। और मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक से लाऊंगा अलग अलग प्रश्न, और कई प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम हल करेंगे, वो मेरा काम है। आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए तैयारी के लिए, तो आप एक SD यादव ले लीजिए, एज ए बिगनर वो आपके लिए बहुत काम आएगी। और बाकी टफ लेवल के अगर प्रश्नों को आपको हल करना है, तो टफ लेवल के प्रश्नों को मैं ऑलरेडी आपको हल करवा दूंगा, और कुछ अलग से शीट्स दे दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मगर प्रैक्टिस के लिए एक SD यादव सब लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लास ऑफ करता हूँ, सर की भी क्लासेस हैं। यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिएगा। कल मैं आते साथ 5 क्वेश्चन पहले यहाँ पे रखूंगा, और वो सभी विद्यार्थियों से चाहूंगा कि 1 मिनट में हल हो। तो कैसे हल होगा? आप SD यादव ले लीजिए आज के आज या लेने के बाद प्रैक्टिस उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी आप लोग मुझे हल करके तुरंत कमेंट करोगे, और मैं देखूंगा कितने विद्यार्थी है जो 1 मिनट में उसको हल कर रहे हैं। कितने मिनट में? 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम, क्योंकि प्रश्न तो आपके पास दिए रहेगा ना, आप घर में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं दोबारा यहाँ पे दूंगा, और मैं वो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा बस। ठीक, चलिए तो ऑफ किया जाए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।